बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धिमा कॉन्सेप्ट पॉइंट। कल हमने आपके जो फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन शुरू किया था, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि थोड़ा हमने चैप्टर के बारे में और ऑथर के बारे में देखा था। इसके ऑथर जो है अल्फोंस डोडे, और चैप्टर जो है जैसा कि नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। क्योंकि हमने चैप्टर के बारे में जो पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि 1870-71 के दौरान जो प्रशिया और फ्रांस का युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेन पर प्रशिया का अधिकार हो गया था। बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया की सेना जो है वो थी। तो अल्सास और लॉरेन के जो जिले जहाँ पे प्रशिया का अधिकार हो गया था, वहां पे स्कूल लाइफ में जो स्कूल लाइफ थी उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, जो उसके अधिकार क्षेत्र में जो जिले आ गए थे प्रशिया के, फ्रांस के, उसके बारे में ये चैप्टर है। और एक छोटा सा बच्चा जो है इसमें, लिटिल फ्रेंच है ना, फ्रेंच इसका नाम है बच्चे का। फ्रेंच जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि उस दिन वो स्कूल के लिए देर हो गई थी उसको, क्योंकि टीचर जो है एम हेमल, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, इसमें टीचर कौन है, एम हेमल है। और वो एम हेमल जो इनके टीचर है, उनको उस दिन पार्टिसिपल्स के नियम पूछने वाले थे। और फ्रेंच का इसीलिए स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्रेंच कहते हैं कि उन्हें पार्टिसिपल के शुरुआती शब्द भी नहीं आ रहे थे, जबकि टीचर उन्हें पार्टिसिपल्स के नियम पूछने वाले थे। जब वो स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने टाउन हॉल के वहाँ लोगों की भीड़ देखी, और वो कहते हैं कि पिछले 2 सालों से सारी जो बैड न्यूज है वो वहीं से आ रही थी, उनको वहीं से मिल रही थी, क्योंकि युद्ध जो चल रहे थे लगातार। और फिर जब वो स्कूल पहुंचे तो लेट हो चुके थे वो पहले से स्कूल के लिए, क्योंकि उस दिन वैसे ही उन्होंने देर से स्टार्ट किया था, डर था उनको टीचर से डांट मिलने का। तो फ्रेंच कहते हैं कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो यूजुअली जो है स्कूल में बहुत शोर शराबा होता था, इतना शोर होता था कि स्कूल के अंदर की जो आवाजें थी अलग अलग तरह की। कौन सी आवाजें? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डेस्क, रूलर के रैपिंग करने की आवाज, उनके टीचर जो थे रूलर को रैप करते थे, बजाते थे टेबल के ऊपर, उसकी आवाज। तो वो सारी आवाजें जो थी वो बाहर गली तक सुनाई देती थी। मैंने कल आपको बताया था कि स्कूल जो है एम हेमल का एक छोटा सा गार्डन था, उसके अंदर स्कूल की बिल्डिंग थी, तो गली दूर थी काफी, फिर भी वहां तक वो सारी आवाजें जो थी सुनाई देती थी। तो फ्रेंच को लग रहा था कि वो इन शोर शराबे के बीच में चुपचाप सबकी नजरों से बच के अपने डेस्क पे जाके बैठ जाएंगे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। फ्रेंच कहते हैं कि पता नहीं क्यों आज जो है स्कूल बिल्कुल उतना ही शांत लग रहा था जितना कि संडे मॉर्निंग को स्कूल शांत होता है। तो इतना शांति थी, इतना साइलेंस था। उसके बीच में से फ्रेंच कहते हैं कि सबके सामने से मुझे क्लासरूम में एंटर होना पड़ा, और अपनी जगह क्लासरूम के अंदर एंटर होना पड़ा। तो वो लास्ट सेंटेंस जो हमने पढ़ा था वो यही था कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा था और कितना मैं डरा हुआ था। ये लास्ट सेंटेंस हमने कल यही पढ़ा था। हाँ, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, मैं कितना डरा हुआ था। ब्लस्ड यानी शर्मिंदा था, और फ्राइटन्ड यानी डरा हुआ, स्केयर्ड, भयभीत था। तो उससे आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या हुआ फ्रेंच के साथ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि जैसे ही क्लास में एंटर करूंगा, क्योंकि लेट हो गया था उनके काफी, तो उनको लग रहा था कि एम हेमल से डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल saw me and said very kindly, एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता के साथ कहा, go to your place quickly। क्या कहा? लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पे जाके चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो एम हेमल ने उस बच्चे को कहा कि आप जल्दी से अपनी जगह पे बैठ जाओ, कि हम आपके बिना ही जो है शुरू करने वाले थे। क्या शुरू करने वाले थे? पढ़ाई करना, पाठ जो है लेसन्स, वो शुरू करने वाले थे आपके बिना ही। अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया था मतलब। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो फ्रेंच कहते हैं कि मैंने जो है अपने बेंच के ऊपर से जंप किया और अपनी डेस्क के वहां बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। फ्राइट का मतलब भी क्या है? डर। फ्राइट यानी डर, भय, फियर लिख सकते हैं आप इसके लिए। फियर, डर, टेरर,
ये इसके सिनोनिम आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आते हैं सिनोनिम तो। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो ये कहते हैं कि जब तक कि मैंने नॉट टिल देन, जब तक कि नहीं, क्या नहीं कर लिया, जब तक कि मैंने अपने फ्राइट यानी डर पे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर लिया, नियंत्रण नहीं कर लिया, डर को काबू में नहीं कर लिया, तब तक जो है मैंने ये नहीं देखा था, मतलब डर पे कंट्रोल करने के बाद मैंने देखा, मैंने देखा, क्या देखा कि आर टीचर, हमारे अध्यापक जिनका नाम क्या है, एम हेमल, हमारे टीचर जो है, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहना था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और कोट के नीचे जो उनकी शर्ट थी वो कैसी थी, फ्रिल्ड थी। फ्रिल्ड मतलब जैसे ये जो नेक है वहां पे ऐसे झालरदार थी, झालरी बनी हुई थी, तो उसको कहते हैं फ्रिल्ड। तो टीचर के ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, कोट के नीचे जो शर्ट थी, कमीज जो थी वो फ्रिल्ड थी, झालरदार थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी जो कैप थी वो कैसी थी, छोटी सिल्क की कैप, झालरदार, सॉरी ऐसे होगा, यूं दोनों तरफ झालर बनी हुई, यहाँ बटन, और सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे क्या किया हुआ था, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, है ना, उसके ऊपर चारों तरफ से कैप पे एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदाकारी की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी, दैट ही नेवर वॉर, वियर का सेकंड फॉर्म है वॉर, पहनना, दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट यानी के अतिरिक्त, के सिवा, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, एंड प्राइज डेज मतलब पुरस्कार के दिन, एनुअल डेज। तो ये पूरे सेंटेंस को दोबारा देखते हैं, ये कहते हैं कि जब तक मैंने अपने डर पे काबू नहीं कर लिया तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, मतलब डर पे जब मैंने काबू कर लिया अपने, तब मैंने देखा कि हमारे टीचर जो है एम हेमल, उन्होंने अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ था, झालरदार शर्ट पहनी हुई थी, और छोटी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी, वो पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी, कसीदाकारी की हुई थी उसके ऊपर, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, किसके अलावा नहीं पहनते थे, निरीक्षण वाले दिन, और प्राइज डेज के अलावा वो कभी नहीं पहनते थे वो कपड़े, उनके वो अच्छे वाले कपड़े थे, जो कभी स्कूल में कोई फंक्शन है या इंस्पेक्शन है तभी वो इतने सुंदर, इतने अच्छे कपड़े टीचर पहनते थे। तो फ्रेंच कहते हैं कि उन्होंने देखा कि उस दिन उनके टीचर ने वो अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे। बिसाइड्स मतलब के अलावा, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और क्या था, द होल स्कूल सीम्ड सो, पूरा स्कूल जो है वो कैसा दिख रहा था, यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको एक एक्सेप्ट का बता दूं। ये एक्सेप्ट जो वर्ड है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या के सिवाय, के अतिरिक्त, मतलब प्राइस डेज और इंस्पेक्शन के अतिरिक्त वो जो है वो कपड़े नहीं पहनते थे टीचर, तो लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था तो भी उन्होंने वो कपड़े पहने हुए थे। तो ये कह रहे हैं अतिरिक्त। एक होता है ये एक्सेप्ट है, इसको भी एक्सेप्ट बोला जाता है, ACCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना। दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट है, लेकिन ये ई से शुरू हो रही है स्पेलिंग, EXCEPT, और ये ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि अतिरिक्त या सिवाय, और इस एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। The whole school seemed so besides, यानी इसके अलावा और क्या उन्होंने अलग चीज देखी उस दिन। सबसे पहला तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उस दिन बिल्कुल शांति थी, संडे मॉर्निंग जैसा साइलेंस था। दूसरा उन्होंने क्या नोटिस किया कि टीचर के कपड़े जो थे वो
रोज के दिनों से जो रेगुलरली वो पहनते थे कपड़े उससे अलग थे। जो कपड़े वो इंस्पेक्शन डेज पे या प्राइस डेज पे पहनते थे वो वाले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा और क्या था? द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। पूरी स्कूल क्या दिख रही थी? स्ट्रेंज यानी अजीब लग रही थी। सोलम यानी सीरियस, गंभीर। सोलम का मतलब क्या है? हिंदी में इसका मतलब है गंभीर। इसका प्रोनाउंसिएशन है सोलम। एन नहीं बोला जाता है ना, एन जो है इसको बोला नहीं जाता, सोलम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसका मीनिंग है गंभीर, और इसके जो सिनोनिम है ग्रेव, इसका मतलब भी सीरियस होता है और सीरियस भी है ना। तो सीरियस, ग्रेव, सोलम तीनों का एक ही मतलब है गंभीर। ये आप लिख देना, ये इसके सिनोनिम है। तो उस दिन ये चीजें होने के अलावा क्या कि स्कूल में क्लासरूम में बिल्कुल शांति थी। टीचर ने अपने अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे, इंस्पेक्शन डेज और प्राइस डेज वाले। और उसके अलावा बिसाइड्स यानी इसके अलावा क्या था? स्ट्रेंज, अजीब लग रही थी, और गंभीर। पूरा स्कूल कैसा लग रहा था? गंभीर और अजीब लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज यानी मी यानी मुझे, तो फ्रेंच कहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, द मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पे देखना, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा पीछे वाली बेंचें जो थी ना क्लासरूम की, वो हमेशा क्या रहती थी? खाली रहती थी। द विलेज पीपल, लेकिन उस दिन कौन थे? गांव के लोग। सिटिंग क्वाइटली, क्वाइटली यानी चुपचाप, शांति से, लाइक आवरसेल्व्स, हमारे तरह, बच्चों की तरह। गांव के जो बड़े लोग थे वो भी पीछे की जो बेंचेस यूजुअली जो खाली रहती थी सामान्यतः क्लास की, उन पीछे की बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हुए थे। और कैसे बैठे हुए थे? क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। तो लिटिल फ्रेंच कह रहे हैं कि हम बच्चों की तरह, वो बिल्कुल शांत बैठे थे। और कौन कौन लोग थे वो? ये भी क्वेश्चन बनता है कि बैक बेंचेस पे कौन से लोग थे। बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा इससे ये बनता है कि यूजुअली जो स्कूल होती थी उससे, जिस दिन फ्रेंच स्कूल लॉरेंस और अल्सांस पे उसका अधिकार होने के बाद प्रशिया का, उस दिन क्या चेंजेस आए स्कूल में, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो दो चेंजेस हमने देखे कि स्कूल में बहुत शांति थी, दूसरा देखा कि टीचर ने अपने अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे जो इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पे वो पहनते थे। तीसरा ये है कि बैक बेंचेस जो खाली रहती थी उस पे विलेज पीपल बैठे हुए थे। तो देखो कौन कौन बैठा था? ओल्ड हाउसर, बुढ़ा हाउसर बैठा था। हाउसर का मीनिंग वैसे जो मकान मालिक होता है उसके लिए भी हाउसर आता है वर्ड। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसके तिकोनी कैप पहनी हुई थी। ये जो कैप है ना वो हाउसर के कैसी पहनी हुई थी? तिकोनी, 3 कोने वाली। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व, फॉर्मर का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व, पहले वाला वहां का मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पहले वाला पोस्टमास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी कई। एवरीबडी लुक्ड सैड, जितने भी लोग पीछे बैठे थे ना बैक बेंचेस पे, फ्रेंच कह रहे हैं कि वो सब कैसे दिख रहे थे? प्रत्येक व्यक्ति कैसा दिख रहा था? सैड, उदास था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट, हाउसर क्या लेके आया था? ब्रॉट यानी लेकर के आया था। एन ओल्ड, एक पुरानी, प्राइमर, प्राइमर मतलब प्राथमिक पुस्तिका, पोथी जिसको कहते हैं, जिसमें आप शुरुआती वर्णमाला, गिनती और ये सीखते हैं ना, तो वो वाली किताब वो जो है अपनी पुरानी एक प्राइमर लेके आए थे साथ में हाउसर। थम्ड, थम्ड मतलब उसके पन्ने जो है पलटने के कारण वो पुरानी थी काफी, तो अंगूठे के उस पे निशान हो गए थे, उस पे मैल जम गया था। एट द एजेस, उस किताब के किनारों पे अंगूठे के निशान जो थे वहां मैल जमा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो हाउसर जो बैठा था ना वहां बेंच पे, तो उस बेंच के ऊपर जो उनके बैठा हुआ था उन घुटनों के ऊपर वो किताब ऐसे खुली हुई थी, प्राइमर, ओपन ऑन हिज नीज, नीज यानी घुटने। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उस पे उसके भारी जो है ग्रेट स्पेक्टेकल्स यानी मोटा भारी वाला चश्मा रखा हुआ था किताब के ऊपर। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस बुक के पन्नों के आर पार वो चश्मा रखा हुआ था। तो ये लोग बैठे थे, कौन कौन? ओल्ड हाउसर,
पोस्टमास्टर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर, ये लोग बैठे हुए थे वहां पे बेंचेस पे। और हाउजर जो है अपनी एक पुरानी प्राइमर भी लेके आया था, पोथी लेके आया था, और वो पोथी जो थी उन्होंने अपने नीज पे रखी हुई थी खुली, और उसके ऊपर उनका बारीक भरकम चश्मा रखा हुआ था। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, किसके बारे में? फ्रेंच को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आज स्कूल में इतनी शांति क्यों है, सब इतने सीरियस क्यों है, गंभीर क्यों है, और आज गांव के लोग क्लास में क्यों बैठे हैं, वो तो कभी नहीं बैठते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में वो कह रहे हैं कि जब मैं आई वॉज वंडरिंग, यानी मैं आश्चर्य कर रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सब के बारे में। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल जो है अपनी चेयर पे, अपनी कुर्सी पे जाके बैठे, पहले वो खड़े थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव यानी गंभीर, ग्रेव यानी गंभीर सीरियस, और जेंटल यानी भद्र नम्र विनम्र टोन में जो उनका बोलने का जो तरीका था वो कैसा था? गंभीर और विनम्र। Which he had used to be, जैसे उन्होंने मेरे से बात की थी। उन्होंने कहा था ना कि लिटिल फ्रेंच बैठ जाओ जल्दी, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो उसी टोन में उन्होंने दोबारा कुर्सी पर बैठने के बाद बात की। क्या कहा? My children, मेरे बच्चों, this is the last lesson I shall give you, ये जो है आखिरी पाठ है, अंतिम पाठ है जो मैं आपको दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कि आज मेरा ये क्या है? अंतिम पाठ है। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी, कैपिटल, तो वो कहते हैं कि बर्लिन से जो है ऑर्डर आ चुके हैं टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो आगे एम हेमल ने क्या कहा? क्यों जाने वाले थे वो? क्योंकि वो फ्रेंच भाषा, लैंग्वेज जो है उसमें पढ़ा रहे थे, और वो कहते हैं कि ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बर्लिन से मतलब जर्मनी से ऑर्डर आ चुके हैं कि अब जो है अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी का अधिकार हो चुका था, तो अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी? टीच ओनली जर्मन, उनकी स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर जो है आपका, नया जो टीचर है वो कब आएगा? कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आपसे चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। टू बी अटेंटिव का मतलब क्या है? ध्यान देना। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आज आपका क्या है? अंतिम पाठ है, अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप भी अंतिम बार जो है फ्रेंच पढ़ोगे। What a thunderclap these words were to me, थंडरक्लैप मतलब बिजली की कड़कड़ाहट जैसे। तो ये शब्द जो थे बिजली की कड़कड़ाहट जैसे मुझे महसूस हुए, मतलब बहुत बेकार लगे, खराब लगे, अच्छे नहीं लगे ये सुनने में। एक्सक्लेमेटरी, ये मार्क आ रहा है ना पीछे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। तो फ्रेंच कहते हैं कि ये शब्द मुझे बहुत बेकार लगे, सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे टीचर का लास्ट दिन है, और वो जो है हमारा ये सीखने का अंतिम दिन है, फ्रेंच सीखने का, और कल से जो है हमें जर्मन सिखाई जाएगी। ओह द रिचेज, रिचेज मतलब अभागे है ना, पुअर एंड हेल्पलेस पर्सन को कहते हैं रिचेज। तो रिचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो अब उसको याद आने लगा कि टाउन हॉल के वहां क्या भीड़ क्यों थी। वो सोचता है उन अभागे लोगों ने, तो व्हाट दे हैड पुट अप, के उन लोगों ने वहां पे यही लिखा था। इसका मतलब है कि यही वहां पे लिखा गया था, टाउन हॉल के वहां नोटिस बोर्ड पे यही उन्होंने पुट अप मतलब लिखा था। क्या लिखा था? कि अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुश्किल से, क्यों मैं मुश्किल से ही लिखना सीखा, मतलब बहुत कम सीखे अभी तक ये फ्रेंच में लिखना। तो अब इनको दुख हो रहा है, अब इनको पीड़ा हो रही है फ्रेंच को। वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा मैंने क्यों किया कि मैं बहुत कम सीखा लिखना फ्रेंच लैंग्वेज को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि अब जो है और ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और यहीं मुझे जो है रुक जाना पड़ेगा, और बहुत ही
ओ हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था, खुद के लिए दुख खेद व्यक्त कर रहा था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने खुद के पाठ याद नहीं करने के कारण, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, तो ये क्या करते थे कि क्यों मैं जो है पक्षियों के अंडों को ढूंढता था, सीक यानी ढूंढना, और बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार वहां पे नदी है जो जम जाती है सर्दियों में, बर्फ की परत उस पे पानी जम जाता है, तो वहां पे स्लाइडिंग करते हैं लोग, स्लाइड करते हैं। तो ये अब इनको अफसोस हो रहा है, इनको दुख हो रहा है, ये खुद के लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि क्यों मैंने जो है अपने लेसन्स लर्न नहीं किए और मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार नदी पे जो है मैं स्लाइडिंग करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, that had seemed such a nuisance a while ago, कि मेरी किताबें जो मुझे क्या लग रही थी, न्यूसेंस यानी बेकार, खराब, एनोइंग, है ना, तो मुझे जो खराब लग रही थी a while ago, थोड़ी देर पहले, so heavy to carry, उठाने में बहुत भारी लग रही थी, my grammar, my history of the saints, मेरी ग्रामर की पुस्तक, व्याकरण की, और मेरी संतों की जो है इतिहास की किताबें, were old friends now, और वो मुझे क्या लग रही है, मेरे पुराने मित्र की तरह मुझे प्रतीत हो रही है, लग रही है, that I couldn't give up, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, give up मतलब छोड़ना, त्यागना। न्यूसेंस का आप लिख सकते हैं एनोएंस, न्यूसेंस यानी जो आपको खराब लगता है, सीम्ड सच अ न्यूसेंस यानी खराब लग रही थी, बेकार लग रही थी थोड़ी देर पहले। तो ये कहते हैं कि मेरी किताबें जो मुझे, ये सिनोनिम इसका आप लिख सकते हैं, एनोएंस है ना, न्यूसेंस एनोएंस, तो थोड़ी देर पहले जो मुझे ये किताबें क्या लग रही थी, न्यूसेंस लग रही थी, खराब लग रही थी, और बहुत भारी लग रही थी उठाने में, ग्रामर की बुक है, हिस्ट्री की जो किताबें हैं संतों की वो, लेकिन अब ये मुझे मेरे पुराने दोस्त की तरह लग रही है। जब पता चल रहा है ना इन किताबों से आप अलग हो जाओगे, तो अब आपको ये बहुत अच्छी लग रही है। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एंड एम हेमल टू, किताबों के साथ साथ और कौन अच्छा लग रहा है, टीचर भी, एम हेमल भी, जो अब तक इनको उनसे डर लगता था, अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जब जैसे ही पता चला कि टीचर का लास्ट डे है, उनका लास्ट लेसन है, तो वो कह रहे हैं एंड एम हेमल टू, एम हेमल भी, वो भी अच्छे लगने लग रहे हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वो मैं उनको कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी forget all about his ruler and how cranky he was। तो ये आइडिया मतलब ये विचार जैसे ही मन में आया कि वो जो है अब दूर जाने वाले हैं और मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इस विचार ने ही मुझे क्या किया, मैं उनके रूलर, उनका जो स्केल था ना, टेरिबल रूलर जो हमने कल पढ़ा था टीचर का, जिससे वो टेबल पे बजाते रहते थे, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही ये विचार आया कि टीचर जाने वाले हैं और उनको मैं अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, तो इस विचार के आते ही मैं सब उनके स्केल रूलर के बारे में और उनके क्रैंकी मतलब सनकी होने, कितने वो सनकी थे इस बारे में सब कुछ मैं भूल गया। फॉरगेट मतलब भूल जाना, क्रैंकी यानी सनकी। इसका आप लिख सकते हैं सिनोनिम, एक लिख सकते हैं एक्सेंट्रिक, है ना, और दूसरा बैड टेम्पर्ड भी लिख सकते हैं। बैड टेम्पर्ड, जैसे आपके एग्जाम में आएगा ना अनसीन पैसेज, कैसे आएगा आपके एग्जाम में, यूं आएगा जैसे ये वाला पैसेज आ गया, तो आएगा कि बैड टेम्पर्ड, या ये वर्ड आ गया एक्सेंट्रिक, इनका सिनोनिम लिखिए पैसेज में से। तो हमें जब ध्यान है कि क्रैंकी के ये हो सकते हैं, तो हम तुरंत लिख देंगे क्रैंकी, इसीलिए मैं आपको सिनोनिम बता रही हूँ। तो क्रैंकी के ये सिनोनिम हो सकते हैं बैड टेम्पर्ड, एक्सेंट्रिक, सॉरी सनकी, है ना, और हिंदी मीनिंग इसका क्या है, सनकी। तो फ्रेंच कहते हैं कि जैसे ही पता चला कि टीचर का अंतिम दिन है, तो इस विचार से मैं और वो उनको मैं अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, इस विचार ने मुझे सब कुछ भुला दिया कि उनके स्केल के बारे में और वो कितने सनकी है उस बारे में मैं सब कुछ भूल गया, वो भी अच्छे लगने लगे।
पुअर मैन, किसके लिए आया है? एम हेमल के लिए, के बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन यानी पहनना, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि ये बेचारा व्यक्ति के अब इनको समझ में आया कि इस व्यक्ति ने किस लिए अच्छे कपड़े पहने हैं, इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, के इस अंतिम पाठ के सम्मान में। ऑनर यानी सम्मान, इसको ऑनर बोलते हैं, ऑनर नहीं बोला जाएगा ना, ऑनर। ऑनर इस अंतिम पाठ के, लास्ट लेसन मतलब अंतिम पाठ के सम्मान में, ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने अपने संडे वाले अच्छे कपड़े पहने हैं। अब समझ में आया, क्योंकि क्लास में एंटर होने के बाद इन्होंने कहा था ना कि समझ नहीं आ रहा था कि ये वाले कपड़े तो ये जो इंस्पेक्शन डेज पे पहनते हैं या फिर प्राइस डेज पे पहनते हैं, तो अब इनको समझ में आया कि एम हेमल ने ये कपड़े क्यों पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब ये भी समझ में आया, नाउ यानी अब अंडरस्टूड मैं ये भी समझ गया कि क्यों जो है बुजुर्ग व्यक्ति जो गांव के हैं वर सिटिंग देयर, वहां बैठे थे, कहाँ पे? बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे बैठे हैं, कमरे में। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये ऐसा था क्योंकि वो सॉरी मतलब दुख, खेद व्यक्त कर रहे थे, टू, वो भी फ्रेंच की तरह, जैसे फ्रेंच को भी दुख व्यक्त हो रहा था, वो भी सॉरी फील कर रहे थे कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी फ्रेंच ने, और क्यों उन्होंने पढ़ाई को बर्डन माना, लेकिन आज उन्हें बहुत दुख हो रहा था इस चीज को लेकर के। उसी तरह से ये जो ओल्ड मैन बैठे थे गांव के वहां पे, तो ये भी इसीलिए बैठे थे क्योंकि इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो भी खेद व्यक्त कर रहे थे, दुख व्यक्त कर रहे थे, टू, वो भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वो स्कूल नहीं गए, मोर, और ज्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का। फॉर इज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 साल की जो सर्विस है, जो इनके टीचर थे उनकी सर्विस को कितने साल हो चुके थे एम हेमल की? 40 years, 40 सालों से वो इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो गांव वाले पीछे क्यों बैठे थे बैक बेंचेस पे? क्योंकि ये उनका तरीका था धन्यवाद देने का एम हेमल को, उनके 40 वर्ष की जो फेथफुल सर्विस थी, विश्वसनीय सेवा थी उसके लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और सम्मान दिखाना, फॉर द कंट्री, किसके लिए? देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, उस देश के लिए सम्मान दिखाना जो उनका अब नहीं रहा, क्योंकि उस पे किसका अधिकार हो चुका था? जर्मनी का अधिकार हो चुका था। तो अब इसको लिटिल फ्रेंच जो है बच्चा, उसको समझ में आया कि क्यों टीचर ने आज अपने अच्छे वाले कपड़े पहने थे, क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था, और क्यों गांव के लोग जो है बैक बेंचेस पे बैठे थे, क्योंकि वो गांव के लोग वहां बैठ करके उस टीचर को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने 40 वर्ष तक अपनी फेथफुल सर्विसेज दी इस गांव में, और अपने देश के प्रति भी वो रेस्पेक्ट, इज्जत जो है बता रहे थे, शो कर रहे थे, जो देश उनका अब नहीं रहा। जो है हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे, लगभग आज जितना पढ़ा है उतना ही रहा है हमारे चैप्टर अब, तो कल एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल रिद्धिमा कॉन्सेप्ट पॉइंट। थैंक यू।